नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में भारत ऊर्जा सप्ताह को केंद्र में रखकर बात करेंगे ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर भारत में बनाई गई नीति और लिए गए निर्णयों की। गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह यानी इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में चौथी बार होने वाला प्रमुख वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन है। इसमें विश्व भर के ऊर्जा मंत्री, सीईओ, नीति निर्माता, निवेशक, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ समेत तकरीबन 75,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 700 से अधिक प्रदर्शक हैं, 500 से ज़्यादा वक्ता, 120 से ज़्यादा सत्र और 12 से अधिक देशों के पेविलियन इसमें भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एप्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं भारत के नौजवानों को, सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2 विशेषज्ञ वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश मोंती हैं, ग्लोबल सेक्टर हेड हैं, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास IPE ग्लोबल के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। और हमारे साथ दूसरे विशेषज्ञ भी हैं, मनोज कुमार उपाध्याय हैं, उप सलाहकार ऊर्जा नीति आयोग। मनोज जी, ये शुभकामनाएं देते हुए आज इस भारत ऊर्जा सप्ताह का शुभारंभ करते हुए वर्चुअली प्रधानमंत्री ने जो यूरोपीय
संघ के साथ एफटीए हो गया है, उसका भी जिक्र किया। क्या कुछ रिलेवेंस है भारत ऊर्जा सप्ताह से भी, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये जानकारी साझा की है, या फिर केवल खुशी प्रकट करने के लिए साझा की? नहीं, जैसा कि आपने बताया कि ये जो हमारा इंडिया एनर्जी वीक है, ये लगभग 12 कंट्रीज के लोग इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और करीब 75,000 एनर्जी प्रोफेशनल्स इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जिसमें एक खुशी की बात, एक अच्छी शुरुआत शेयर की गई है, प्लस एनर्जी जो है वो यूरोप की और भारत की दोनों की रिक्वायरमेंट है। हम लोग जो है दोनों चीजों के लिए एस्पायर हो रहे हैं। हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है और हम लोग अपने आप को इंपोर्ट इंडिपेंडेंट की तरफ लेना चाहते हैं। हम लोग अपना खुद की ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, ग्रीन हाइड्रोजन थ्रू बनाना चाहते हैं। और यूरोप को भी जो है अपने यहाँ पर काफी ऊर्जा की जरूरत है, और जो कि वो इंपोर्ट कर रहा है, चाहे वो रसिया से इंपोर्ट कर रहा है या वो अन्य कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। भारत भी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि लगभग 150 देशों तक हम अपना जो है एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग का भी एक विजन है, एक सपना है कि 2047 तक जहां भारत स्वयं की ऊर्जा की जरूरतें अपनी पूरी करे, साथ साथ में वो एक्सपोर्ट के लिए जो है इसमें आगे आए। और इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, जिसमें हम लोगों के यहाँ पर जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है और कई और अन्य इसमें सुविधाएं और अन्य पॉलिसीज अभी आने वाली हैं। इसके माध्यम से हम लोग अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, दोनों चीजों के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सारे एनर्जीज प्रोफेशनल्स के लिए, कंपनीज के लिए। तो प्रधानमंत्री जी ने ये साझा किया और हम लोगों के लिए एक अवसर है जिसे हम लोग कन्वर्ट करके अपने जरूरतें पूरी कर सकते हैं ऊर्जा की, और खासकर इसमें हम लोग अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। अगर बात करें अविनाश मोहंती जी, जैसा कि यहाँ पर मनोज जी ने कहा कि एक्सपोर्ट जो है आने वाले समय में जो है एनर्जी का भी भारत कर पाए, ऐसी स्थिति पाने का प्रयास जो है हम लोग कर रहे हैं और प्रेरणा जो है प्रधानमंत्री है। लेकिन उनकी प्रेरणा में सबसे अधिक जो जिस विषय पर जोर रहता है वो भारत को लगातार हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर है। तो आत्मनिर्भर बनाना इसलिए भी ज़रूरी है, और जिस तरीके से वैश्विक परिस्थितियां चल रही हैं उसमें ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी देश पर, किसी भी शक्ति पर आप निर्भर ना रहें, और आप जो है एक गोल जो आपने निर्धारित किया है 2047 तक विकसित भारत बनाने का देश को, वो भी जो है हासिल किया जा सके। क्या कहना है, कितना महत्वपूर्ण है ये भारत ऊर्जा सप्ताह इस परिप्रेक्ष्य में? थैंक यू सो मच प्रतिम जी एंड मनोज जी। इंडिया एनर्जी वीक को आप अगर देख रहे हैं एक स्टैंड अलोन एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो थोड़ा मैं जो अटेंशन है उसको साइड लाना चाहूंगा। इंडिया एनर्जी वीक 2026 कब हो रही है? जब आपके डावोस की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अभी कंप्लीट हुई, जहां पे ग्लोबल लीडर्स ने इंक्लूडिंग यूएस एंड बाकी जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज हैं, उनकी इंस्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में एनर्जी एक बड़ा मुद्दा उठ के आ रहा है। एंड एनर्जी जब एक बड़ा काइंड ऑफ पिवटल एक्शन पॉइंट है, वहां पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, इसके वजह से जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आज अपनी ओपनिंग इनॉग्रल स्पीच में कहा है अबाउट द एनर्जी सिक्योरिटी बीइंग पिवटेड टुवर्ड्स इंडिया, इसी रीजन है कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी जो कोलैबोरेशन है इज गेटिंग फर्स्ट ट्रैक। नाउ इंडिया की जो एस्पिरेशन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा सेंटर्स की बात कीजिए, वहां पे गैलन्स ऑफ एनर्जी आपको जरूरत है। और ये सारी एनर्जी जो है आपको सिर्फ फॉसिल फ्यूल के थ्रू नहीं आने वाला है। क्लाइमेट एक्शन को अगर आप एक सेकंड के लिए साइड में भी रखें एंड डिस्कशन के लिए, सो ये सारी एनर्जीज जो आपकी रिक्वायरमेंट है आर गोइंग टू कम डाउन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल सोर्सेज में, और बहुत इंपॉर्टेंटली, सारे स्टेट्स को अब मैंडेट सिर्फ सोलर की नहीं है, न्यूक्लियर बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी हार्नेसिंग के लिए है, हाइड्रोजन की है, एनर्जी मिक्स की बात चल रही है। इससे क्या होगा, एक एनेबलिंग इकोसिस्टम जो अभी पुश
होने वाली है थ्रू द एनर्जी वीक। 12 कंट्रीज जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं विल हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ स्किलिंग। और इससे क्या होगा, ये इंडिया एनर्जी वीक विल एड्रेस द जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, B, it will also support in generating or addressing jobs, growth और sustainability की जो पूरी ट्रिनिटी है उसको एड्रेस करेगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेयर a lot of domestic jobs are going to be created. B, push our economic growth. C, it is going to make us more and more sustainable. So ये एक होलिस्टिक अप्रोच से हमें देखना चाहिए इंडिया एनर्जी वीक का, एंड इससे ज्यादा ऑपरचुन टाइम नहीं होना चाहिए अभी। एंड ये देखा जाएगा कि आफ्टर द इंडिया एनर्जी वीक इंडिया कितना इससे अपार्ट फ्रॉम एन जस्ट एन इवेंट कितना हम उसे हार्नेस कर पा रहे हैं और कितने कमिटमेंट्स आर रियली पुट इनटू एक्शन, बिकॉज उसके थ्रू जो पूरी ग्लोबल साउथ की एजेंडा है एंड ग्लोबल साउथ में इंडिया एज अ पावर हब की एजेंडा है उसको काफी पुश मिलेगी, बिकॉज इट इज पिवटल टू एनर्जी एंड इट इज पिवटल टू क्लाइमेट एक्शन। अगर बात करें मनोज जी भारत ऊर्जा सप्ताह इंडियन एनर्जी वीक की, तो ये देश का प्रमुख ऊर्जा कार्यक्रम भी है और इसका उद्देश्य मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ऊर्जा संक्रमण यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन को प्रदर्शित करना है। ये तो एक लॉन्ग टर्म जो है प्लान हो गया है। अगर शॉर्ट टर्म प्लान की बात करें और शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने की बात करें तो उसमें मुख्य गोल आप किन्हें मानते हैं? तो अभी अगर हम शॉर्ट टर्म गोल की बात करें तो 2030 पहला लक्ष्य हमारा है जो शॉर्ट टर्म गोल की बात कर रहे हैं। भारत के विकसित भारत 2047 के संकल्प में हम लोगों ने 2030 का संकल्प जो कि काफी नजदीक भी है, और पहला जो बिंदु अगर हम देखें कि हम लोगों ने अपडेटेड जो हमारा एनडीसीज था जिसमें हम लोग 50% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर रहे थे, तो उसकी कैपेसिटी ऑलरेडी हम लोगों ने अचीव कर ली है। तमाम जितने भी वैश्विक मंचों पर भारत ने क्लाइमेट कमिटमेंट किए थे उसमें काफी ज्यादा प्रगति हुई है और लगभग सभी लक्ष्य या तो प्राप्त कर लिए गए हैं या तो प्राप्त करने की दिशा में हम लोग हैं। जो एनर्जी ट्रांजिशन की बात है उसमें अगर हम जब फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से जाते हैं आगे, तो उसमें कोल से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, जिसमें हमें कोल जैसे रिलायबल पावर की जरूरत है। और इसमें जैसे अभिलाष जी ने बताया कि न्यूक्लियर बेस रिक्वायरमेंट है। अभी एक जो है शांति एक्ट 2026 पास हुआ है जिसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए न्यूक्लियर सेक्टर में डाला गया है। तो अभी जो सबसे नजदीक या सबसे शॉर्ट टर्म गोल में हम कहें कि हमें किस तरह से बेस लोड को हमें शिफ्ट करना है और किस तरह से बेस लोड को हम लोग डीकार्बनाइज करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी का उसमें महत्व है, लेकिन शायद उसके साथ साथ में हमें बैटरी जो कि बैटरी टेक्नोलॉजी की बहुत सख्त जरूरत है। इसके साथ साथ में हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज पे काफी काम करना है। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और बार्क इस पे काफी काम कर रहे हैं, शांति एक्ट भी आ गया है। पंप हाइड्रो की संभावनाएं बहुत ज्यादा है जिसपे मिनिस्ट्री ऑफ पावर काफी काम कर रही है, उसकी अपनी पॉलिसी है। और इसके साथ साथ में जो हमारा हार्ड टू अबेट सेक्टर है, खासकर स्टील है, सीमेंट है, पेट्रोलियम सेक्टर है, जहां पर हम लोग को जो हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जहां डीकार्बनाइज नहीं कर पाएंगे, जहां पर फ्यूल चेंज करना है, प्रोसेस चेंज करना है, तो ये इन सब सेक्टर्स में हमें एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, जहां पर हमें फंड की काफी जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत काफी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की काफी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट फंड जो भी हमारे पास उपलब्ध हैं देश में या बाहर, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इन सब चीजों को एक साथ लेकर के 2030 में जो हमारा लक्ष्य है कि 500 गीगावाट हमें रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करना है, और उसमें 50% हमारे जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए, जनरेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, 50% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड हो, और हम लोग अपना जो है एनर्जी इंटेंसिटी को हम लोग जो है कम करना चाहते हैं। तो 2030 का लक्ष्य लगभग हम लोग प्राप्त भी कर चुके हैं, लगभग उस तरफ इंगित कर रहे हैं। लेकिन ये 4-5 समस्याएं या 4-5 चैलेंजेस जो भी हम लोग, ये इंडिया एनर्जी वीक काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे देश आते हैं
और बहुत सारे अपना प्रोडक्ट स्टार्टअप अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बातचीत की जाती है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, स्पीकर्स आते हैं, बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स आते हैं, आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, समझते हैं एक दूसरे को। और बहुत सारे, जैसे आईबीके ने बताया कि इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, बहुत सारे समझौते होते हैं, और इसके बाद वो समझौते जो है आपस में बायलैटरल लेवल पर, कंपनी टू कंपनी लेवल पर, B2B लेवल पर उनका जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली हम लोगों के जो लक्ष्य है 2030 तक के एनर्जी ट्रांजिशन को प्राप्त करने में बहुत सहायता करेंगे। अविनाश जी, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार भारत जो है प्रतिमान स्थापित करता आ रहा है। अगर बात करें ऊर्जा क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की, तो 200 GW से अधिक है, जिसमें सौर है, पवन है, छोटी बड़ी हाइड्रो हैं, बायोमास हैं, जो कुल बिजली क्षमता का लगभग 40% के लगभग है। सौर ऊर्जा में 116 GW विश्व में भारत का तीसरा स्थान है, और पिछले एक दशक की बात करें तो 40 गुना से अधिक इसमें वृद्धि हुई है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, माना जा रहा है। जो लघु उद्यम से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो इसके इक्विपमेंट्स हैं, इस क्षेत्र में जो काम करते हैं, वो बाहर से मंगाए जाते हैं तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अगर उनको जो है अवसर दिया जाए और उनको थोड़ा सा राहत दी जाए, थोड़ी सी छूट दी जाए, तो वो उन इक्विपमेंट्स को भारत में भी बना सकते हैं। तो इससे सौर ऊर्जा थोड़ा सा और सस्ता जो है हम निर्मित कर पाएंगे, उससे और ज़्यादा लाभ होगा। क्या इस दिशा में सरकार कुछ सोच रही है, कुछ कदम उठा रही है? ये काफी बड़ा सवाल है, बट इस सवाल को मैं आईपी ग्लोबल का जो काम रहा है, आईपी ग्लोबल ने 3-4 महीने पहले, एंड मनोज जी बिकॉज जानते होंगे, नीति आयोग ने काफी हमें गाइड किया था इन टर्म्स ऑफ शेपिंग इट। वो काम था इन डेवलपिंग अ क्लाइमेट रेडीनेस इंडेक्स। ये एक AI/ML बेस्ड डिसीजन सपोर्ट टूल है जो आईपी ग्लोबल ने डिजाइन किया हुआ है टॉप 10 एमिटिंग स्टेट्स को, अगर उनको लो कार्बन पाथवेज की ट्रांजिशन करनी है। हमने इस इंडेक्स की जो बेसिस है उसको सिस्टम, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के बेसिस में रखा है कि कुछ स्टेट्स क्या हैं जो टॉप 10 एमिटिंग है, उनके पास सिस्टम राइट काइंड ऑफ है, बट टेक्नोलॉजी नहीं है और फाइनेंसिंग नहीं है टू एक्सेलरेट द ग्रोथ। सिमिलरली कुछ के पास टेक्नोलॉजी है बट लार्जर काइंड ऑफ फाइनेंसिंग या सिस्टम पॉलिसीज नहीं है या स्कीम्स नहीं है। इसकी कुछ फाइंडिंग्स मैं बताना चाहूंगा टू आंसर योर क्वेश्चन। वन बिगर पार्ट इज, ये जो टेक्नोलॉजी है, सारा हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, दैट हैज टू बी बेस्ड ऑन 3 A's। 3A क्या है? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। जब तक हम रिन्यूएबल एनर्जी को अवेलेबल, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे, उसकी जो अडॉप्शन है और पेनिट्रेशन है वो कभी हायर नहीं हो पाएगी। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। राइट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, लेट्स स्टार्ट विथ सोलर। सोलर की जो टेक्नोलॉजी है, आज से 10 साल पहले अगर हमें सोलर से एनर्जी हार्नेस करनी पड़ती थी, वो ऑलमोस्ट 4x हमें लगता था फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। वो आज के डेट में ऑलमोस्ट हो गई है 1x, ऑलमोस्ट एट पार हो गई है। सिमिलरली जब आपकी एनर्जी की जो बिल्टअप है, जो बास्केट है, उसको अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे विद द कॉम्प्लीमेंटरीज कमिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, न्यूक्लियर एनर्जी, एंड इन द अपकमिंग बजट, आज से 3-4 दिन बाद जब संडे को बजट आने वाली है, लॉट मोर इज गोइंग टू बी एम्फसाइज्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। What will happen is, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं इसकी लिंकेज होगी विद द आत्मनिर्भर भारत। एंड आत्मनिर्भर भारत में हमारी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो ऑलरेडी एनर्जी और कार्बन फुटप्रिंट उनकी कम है, वो हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग इट। एज अ रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ पाएंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज FIIs इन्वेस्टमेंट जो बाहर कंट्रीज में जाती थी वो इंडिया में आ पाएंगी। उस फाइनेंशियल कैपिटल फ्लो की क्वेश्चन जब मिलेगी हमें, वो हेल्प करेगा हमें इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग मोर जॉब्स। एंड दीज ग्रीन जॉब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ऑल ऑफ ए सडन नेट जीरो जो अनाउंसमेंट है 2070 तक हमें अचीव करना है, ये स्टैगर्ड और फेज मैनर में होना चाहिए। आप ऑल ओवरनाइट जाके कोल पावर प्लांट्स या थर्मल पावर प्लांट्स बंद नहीं कर सकते, फिर इंडिया की जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी। तो इसीलिए इसको स्टैगर्ड तरीके से एक
एनर्जी ट्रांजिशन फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करते हुए जब किया जाएगा तब जाके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, कॉप की नेगोशिएशंस में इंडिया हैज बीन चैंपियनिंग दिस कॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जो ग्लोबल नॉर्थ की टेक्नोलॉजी है हमें उनसे खरीदना पड़ता था, उन्होंने कार्बन सिंक सबसे ज्यादा लिया हुआ है। अब अगर इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनना है, वो टेक्नोलॉजी खरीदना पड़ेगा, तो ये तो कोई मतलब की बात नहीं होती है। तो इसीलिए आपको देखना होगा कि एक ग्लोबल मार्केट हब जो है वो इंडिया की ओर पुश होता चलेगा जब हमारी ये टेक्नोलॉजीज हैं वो आत्मनिर्भर बनती चले। एंड आत्मनिर्भर should be based on 3 A's, which is available, accessible and affordable, and that's where IP Global की जैसे climate readiness index टाइप ऑफ डिसीजन सपोर्ट टूल्स हैं, वो सब नेशनल लेवल एक्शंस को फॉस्टर करेगी। तो आपको इंडिया एनर्जी वीक को देखना पड़ेगा, सिर्फ इंडिया को ग्लोबल साउथ मैप में और फर्स्ट ट्रैक और ग्लोबल लीडर नहीं बनाना है, रादर उसको बहुत इंपॉर्टेंटली हमें देखना होगा कि हमारी सब नेशनल लेवल एक्शंस कैसे फर्स्ट ट्रैक हो पाएगी, कैसे मेन स्ट्रीम हो पाएगी। एंड दैट्स वेयर द बक स्टार्ट्स एज वेल एज द बक स्टॉप्स। और हम देख रहे हैं कि मनोज जी, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जन भागीदारी तय करने का प्रयास भी सरकार लगातार कर रही है। विशेष रूप से सोलर पावर के क्षेत्र में पीएम सूर्य घर जो है ये योजना लाई गई है। 1 करोड़ रूफटॉप सोलर जो है उसका जो है निर्माण किया जा रहा है या फिर जन भागीदारी तय की जा रही है, ये कितना महत्वपूर्ण है? तो मैं सबसे पहले मैं एक लाइन जो आपका प्रश्न था आईपी ग्लोबल से, उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। इनफैक्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा विषय है, जैसे अभिलाष जी ने बताया, और काफी पैसे की रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट है, और अलग अलग एस्टिमेट ने अलग अलग फंड 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया है। भारत सरकार ने लास्ट बजट में ही क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को अनाउंस कर दिया था, और उसके लिए नीति आयोग ने काफी काम किया है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाने के लिए एक प्रपोजल जो है वो बनाया गया है, जिसके अंदर में लगभग उन सभी क्षेत्रों को इंक्लूड किया गया है जिन क्षेत्रों में हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, खासकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होने वाली है, और किस तरह से हमें उन सिस्टम को, उन इकोसिस्टम्स को एक्टिवेट करना है जिससे कि लोकल पार्टिसिपेशन हो, लोकल भागीदारी हो, और हम लगभग उन सभी चीजों को अपने यहाँ बना सके जो हम जिसपे हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। एनर्जी ट्रांजिशन में टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनके बिना एनर्जी ट्रांजिशन संभव नहीं है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, उससे पहला मुद्दा है कि हम इक्विपमेंट तभी बना पाएंगे जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। उसके लिए भारत सरकार ने लगभग जो है एक फंड बनाया हुआ है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें लोन के माध्यम से या ग्रांट के माध्यम से काम कर सकते हैं। जन भागीदारी तरफ मैं अगर आता हूं तो पीएम सूर्य घर एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। उसमें पीएम कुसुम को भी मैं ऐड करता हूं। पीएम कुसुम ने एग्रीकल्चर सोलर पे काफी काम किया है, और उसके लिए उस स्कीम को दोबारा से पीएम कुसुम 2.0 जो कि एमएनआरई की स्कीम, बहुत महत्वपूर्ण स्कीम, उसको दोबारा से रिवैम्प किया जा रहा है। इसमें इसके जो सबसे बड़े फायदे और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो जो स्मॉल जो हाउस होल्ड, छोटे घर हैं जिसमें 1 किलोवाट या 2 किलोवाट की जरूरत थी, जिनका बिजली के लोड की रिक्वायरमेंट थी, उसमें पीएम सूर्य घर के माध्यम से उनको सपोर्ट किया गया। उसमें लगभग 40 से 50%, 60% तक भी ग्रांट दी गई है। उस ग्रांट के माध्यम से जो है, जो डिमांड हमारा है और जो सप्लाई हमारी है, जो डिमांड हमारी इलेक्ट्रिसिटी की है, वो एक तरीके से फ्लैटर्न हो रही, खासकर उन लोगों के लिए, प्लस उससे काफी सेविंग भी आ रही है। और पीएम सूर्य घर में हाउस होल्ड को टैकल कर रहे हैं, और पीएम कुसुम में इंडिविजुअल पंप, जिनके पास अपना खुद का पंप कनेक्शन है, उसको सोलराइज कर रहे हैं। प्लस जो पंप सेट बेस, जो डीजल बेस पंप सेट है, उसे सोलराइज कर रहे हैं। और साथ साथ में कई स्टेट और स्कीम के माध्यम से, जैसे महाराष्ट्र इसमें काफी अग्रणी है, उसने पूरे ग्रिड को सोलराइज कर दिया है या सोलराइज करने का प्रयास कर रहा है। आंध्रा ने अलग से ही एग्रीकल्चर बेस्ड एक डिस्कॉम बना दिया है, और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो सौर ऊर्जा के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से और स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट से जन भागीदारी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और बिना जन भागीदारी के सौर ऊर्जा का
निचले स्तर तक इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है, इसका कंजम्पशन बहुत मुश्किल है। और भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से इंश्योर कर रही है कि हर उस तबके तक सौर ऊर्जा का प्रयोग हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कि बिजली का बल्ब जलाना है। इसके माध्यम से उद्योग चलाए जाएं, छोटे उद्योग चलाए जाएं, कुटीर उद्योग चलाए जाएं और बड़े उद्योग भी चलाए जाएं। इसमें सरकार ने अलग से एक जो है रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन ऑब्लिगेशन का एक पैरामीटर भी रखा है, जिसमें बड़े उद्योगों को भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी का एक कंजम्पशन, एक उनका परसेंटेज उतना उस हद तक उन्हें कंज्यूम करना है, छोटे उद्योगों को वॉलंटरी बेस पे कंज्यूम करना है। तो इस तरह से जन भागीदारी इसको सुनिश्चित की जा रही है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जन भागीदारी और सुनिश्चित की जाएगी और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लगभग वो सभी स्कीमें जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके सेकंड साइकिल में जा रही है फंडिंग के लिए। तो उसमें जन भागीदारी, जो कम्युनिटी बेस्ड इन्वॉल्वमेंट है, वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जी हाँ, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते एक बात और पूछना चाहूँगा मैं अविनाश जी आपसे। ये जो भारत ऊर्जा सप्ताह शुरू हुआ है, आज से 2 विशेष आयोजन भी हो रहे हैं। एक जो है यूरोपीय यूनियन के साथ FTA पर मोहर लग गई है, एक बड़ा कदम उठाया गया है। दूसरी तरफ जो है आम बजट भी जो है वो 1 तारीख को आने वाला है। तो क्या माना जाए, जो उद्देश्य है इस आयोजन का, भारत ऊर्जा सप्ताह का, निवेश आकर्षित करना, तकनीकी नवाचार को साझा करना और भारत को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में लीडर बनाना, उसके लिए कुछ प्रावधान इस बार विशेष रूप से रखे जाने वाले हैं क्या निजी सेक्टर में, और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इस बार के बजट में? छोटी सी टिप्पणी। जी हाँ, देखिए, इंडिया की जो बजट प्रोसेस है उसमें हर साल ऑन एंड ऑफ हमें देखने को मिला है इंक्रीमेंट इन द लार्जर एनर्जी ट्रांजिशन। तो इस साल की बजट भी कुछ अलग नहीं होगी। वी आर एक्सपेक्टिंग सम बिग अनाउंसमेंट, स्पेशली जो एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करे। एंड जो जन कम्युनिटी अवेयरनेस है या फिर एक कम्युनिटी सिटीजन मूवमेंट है, India Energy Week in itself is a community citizen movement which is happening right this time. And ये भी और एक important message है कि globally इंडिया के बगैर ये पूरी जो डेवलपमेंटल एजेंडा है that cannot be first track, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो कि कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो फूल नहीं है कि इंडिया के साथ आके मेमोरेंडम अनाउंस कर रहे हैं एट दिस पिवटल पॉइंट, जहां पे ग्लोबल टेंशंस काफी हद तक नेक्स्ट लेवल की चल रही है। सो इंडिया में वो पोटेंशियल है बिकॉज हमारे पास राइट काइंड ऑफ यूथ है, वर्कफोर्स है, उनको ज्यादातर हम अगर ग्रीन स्किल करें, दैट इज नंबर 1। सो ए लॉट ऑफ अनाउंसमेंट आर गोइंग टू कम डाउन इन टर्म्स ऑफ ग्रीन स्किलिंग, push for the renewable energy sector, especially around nuclear and wind, so on so forth. सोलर के लिए काफी अनाउंसमेंट हो गई हैं, बट जैसे मनोज जी ने कहा कि काफी अनाउंसमेंट अभी 15th फाइनेंस कमीशन के एलोकेशन में भी जा रही है। सो लॉट मोर ऑफ दोज अनाउंसमेंट्स आर गोइंग टू हैपन। बट ये सारे अनाउंसमेंट्स जो हैं फ्रॉम अ 30,000 फीट, अभी हमें देखना पड़ेगा कि ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक्स में और विलेजेस में कैसे इसकी एक्शंस हो रही है। जब हमारे पास मॉडल एनर्जी ट्रांजिशन विलेजेस, और सबसे बड़ी बात यह थी, आज तो ये भारत ऊर्जा सप्ताह इसकी शुरुआत हुई है। 30 तारीख तक ये ऊर्जा सप्ताह चलने वाला है, भारत ऊर्जा सप्ताह। 30 तारीख को पता लगेगा कि इस ऊर्जा सप्ताह से क्या कुछ निकल कर बाहर आया है और क्या वो बजट में रिफ्लेक्ट होता है और क्या कुछ नए कदम जो है इस क्षेत्र में सरकार उठाती है। अविनाश मोहंती जी, आपने समय निकाला, और मनोज कुमार उपाध्याय जी, आपने समय निकाला और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।